गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय प्रथम पाठ भारतीय समाज एक परिचय यानी प्रथम पाठ है, इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें। पेज नंबर 3 पे प्रथम पाठ दिया गया है। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं पिछली कक्षा की अगर आपसे बात करूं, आपने ये विषय पढ़ा है। जिन जिन बच्चों के पास समाजशास्त्र विषय है वो बच्चे इस विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं आपकी हैं। समाजशास्त्र सभी विषयों से विशिष्ट है। कहते हैं, आप सभी को मालूम है समाजशास्त्र किसे कहते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। एक जाल है, एक दूसरे को जकड़े हुए है। इस कार्य में हमें ये सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री काम करता है। सभी विषयों से क्या है, बिल्कुल विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब विशेष है। इतिहास से भी अलग है, भूगोल से भी अलग है, अर्थशास्त्र से भी अलग है, नागरिक शास्त्र से भी अलग है। जिसका अध्ययन आपने किया है, आपने पिछले वर्ष भी पढ़ा है, यह अन्य विषयों से पृथक संकल्पना युक्त है। अर्थात जो हमारे विषय हैं, इतिहास है, नागरिक है, भूगोल है, आदि विषयों से बिल्कुल अलग अपने महत्व को रखता है। जिसकी थोड़ी जानकारी समाज से पहले ही प्राप्त हो जाती है। जिसकी जानकारी क्या हमें समाज से पहले ही हो जाती है। जैसे ही इस संसार में हम आते हैं, आने के बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी इसे पढ़ने से पहले हमें मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें इसमें समाज की जानकारी दी जाती है। और समाज की जानकारी, जिनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी समाज से पहले ही हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे में यह एक ऐसा विषय है, अगर मैं इस लाइन पे बात करूं, देखिए यह एक ऐसा विषय है जो क्या है, कोई शून्य से आरंभ नहीं करता। आपने देखा होगा जो गणित है या मैथ विषय है वो क्या है, वो शून्य से प्रारंभ होता है। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से उसकी काउंटिंग चलती है। पर समाजशास्त्र कोई शून्य से आरंभ नहीं करता है। अन्य विषयों की जानकारी पढ़ाई के साथ साथ होती है। जैसे जैसे बच्चा आगे पढ़ता है उसको उस विषय की जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। चाहे भूगोल है, इतिहास है, नागरिक है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। इन विषयों को क्या करता है बच्चा, जब पढ़ता है तभी उसे सीख पाता है। विद्यालय तथा ये हो सकता है विद्यालय के माध्यम से, घर के माध्यम से, दो प्रकार से सीख सकता है बच्चा। एक तो औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है। औपचारिक है पारिवारिक, परिवार से सीखता है। और अनौपचारिक शिक्षण विधि कहाँ से सिखाया जाता है, विद्यालय से सीखी जाती है। विद्यालय हमें आकर सीखता है। समाज की जानकारी हमें किसी स्कूली शिक्षा के प्राप्त होती है। कहते हैं समाज की जानकारी हमें बिना किसी स्कूली शिक्षा से प्राप्त होती है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, समाज के बीच में रहने से, स्कूल में जाने से नहीं मिलती। यह बाल के बड़े होते जाने की प्रक्रिया में साथ चलने वाली प्रवृत्ति है। आप देख रहे हैं, अगर इस लाइन की बात करें, यह बालक के बड़े होते जाने की प्रक्रिया में साथ चलने वाली प्रवृत्ति है, यानी आदत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसी वैसी उसकी ये प्रक्रिया बदलती रहती है, आदतें बदलती रहती हैं। बहुत कुछ धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है, जिससे वह अपने आसपास को समझ पाता है। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वहाँ रहता रहता वो क्या है, सबसे पहले किसे समझेगा, माता जी को तो वो जन्म लेते ही समझ जाता है। धीरे से फिर अपने पिता को समझेगा, अपने भाई को समझेगा, अपनी बहन को समझेगा, अपने चाचा जी को समझेगा, अपने परिवार में दादा दादी को समझेगा और आसपास के पड़ोसियों को भी समझना शुरू कर देता है। एक बहुवर्षीय बच्चा, कहते हैं जो 1 साल का बच्चा है वो सबसे पहले अपने परिवार में अपनी माता जी को समझ पाता है, उनके संबंधों को समझ पाता है। फिर क्या होता है, समाज तथा सामाजिक संबंधों को जानने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो समाज के, जब जैसे ही समाज में आता है वैसे ही वैसे वो अपने परिवार के और व्यक्तियों को भी जानना शुरू कर देता है। पिताजी कौन है, दादाजी कौन है। इसके बाद आप 18 वर्ष में
अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। इतनी हमारी 18 साल की उम्र हो जाती है, इतनी उम्र में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। हो सकता है बाइक चलाना भी सीख जाते हो, कंप्यूटर चलाना भी सीख जाते हो, आस पड़ोस के बारे में भी सीख जाते हो, अच्छा गलत भी सीख जाते हो, सही खाना पीना भी सीख जाते हो, उठना बैठना भी सीख जाते हैं, कपड़े पहनना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। ये बहुत सारी प्रक्रिया है जो बच्चा 18 साल की उम्र में जान लेता है। इस ज्ञान के लिए किसी विषय का अध्ययन जरूरी नहीं होता। इस प्रकार के ज्ञान के लिए जो भी मैं आपसे बात कर रहा था, सीखना है, कपड़े पहनना है, इसलिए किसी ज्ञान की जरूरत या किसी विषय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह ज्ञान समाज में रहने और उसमें अंतर संबंधों को जीने के कारण ही है। जैसे कहते नहीं, हम कहाँ से सीखते हैं? जब हम समाज में रहते हैं, रहते रहते ही एक दूसरे के बीच हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हम साथ में रहते हैं परिवार में, हम खाना सीख जाते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी चीज़ें अंतर संबंधों के कारण ही सीख पाता है, यानी एक दूसरे के संबंध के माध्यम से ही सीख पाता है। अब हम अगर बात करें पेज नंबर आपका, फिर दे दें पैरा नंबर 2, पहले से ही तथा अपने अनुभव से हासिल किया गया सहज ज्ञान अथवा सहज ज्ञान। अगर हम इसकी बात करें, सहज ज्ञान क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। या इसकी बात करें, अबोध समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक भी है। पहले से ही तथा अपने अनुभव से हासिल किया ज्ञान सहज ज्ञान अथवा अबोध समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक भी है। आप सभी जानते हैं समाजशास्त्र क्या सिखाता है? समाज का ज्ञान। और इससे पहले जैसे हमने इस समाज शास्त्र को पढ़ने से पहले जो कुछ सीख लिया है, जो अनुभव कर लिया है, वो हमारे इस ज्ञान को और आसान बना देता है, परंतु और बाधक भी है। ये बात भी समझिए, ये क्या है? एक बाधक भी है ज्ञान जो हमने पढ़ने से पहले सीखा है, इस समाज शास्त्र को पढ़ने से पहले सीखा है। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए किसी बच्चे ने डॉक्टर साहब के पास रहते हुए उसकी प्रैक्टिस के माध्यम से उसने क्या सीख लिया, वहाँ पे इंजेक्शन लगाना सीख लिया हो, या उसे इंजेक्शन लगाते हुए देख लिया हो। अब वो कहने लगी कि मेरे पे इंजेक्शन लगाना आ गया है, और वो किसी मरीज की इंजेक्शन लगा दे और इंजेक्शन लग जाए गलत, तो हो सकता है वो नुकसान दे जाए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ज्ञान जब तक पूरी तरह नहीं आपके पास आ जाए, पूरी तरह उसकी जानकारी ना हो जाए, जब तक वो हमारा सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कभी कभी अनुभवों का जो ज्ञान होता है वो बाधक भी हो सकता है। सहायक इसलिए है कि समाजशास्त्र भयभीत करने वाला विषय विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ये भयभीत नहीं करता है, ये सहायक है। ये बच्चों को कभी भी भयभीत बिल्कुल नहीं करता है। ये क्या करता है? बच्चों के लिए और एक समाज में रहने का तरीका सिखाता है। इसलिए कहते हैं बच्चे इस विषय से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। उन्हें यह प्रतीत होता है इस विषय में कुछ न कुछ जानकारियां हैं। जब वो इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो वो जान जाते हैं कि इस विषय में कुछ न कुछ जानकारियां, ऐसे में इसका अध्ययन क्षेत्र के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। समाजशास्त्र के लिए बड़ी बाधा समाजशास्त्र को सहज बोध से प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। कहते हैं समाजशास्त्र में जो बाधा, सबसे बड़ी बाधा बन के आती है, जो आसानी से प्राप्त किया ज्ञान है, जो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, वो कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। समाजशास्त्र का विशिष्ट व्यापारिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। ये समाजशास्त्र जो है समाज की पूरी जानकारी देकर चलता है, उसके व्यवहार के बारे में, और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ये काम करता है। इसके बाद इसलिए संकल्पनाओं को गहराई तक समझने के लिए यह जरूरी है। कहते हैं समाजशास्त्र के अंदर जो भी बात दी गई है उन्हें गहराई से समझने के लिए यह जरूरी है कि समाजशास्त्र के सहज बोध को विस्मृत किया गया है। यानी जो ऐसी चीज़ है, जो अगर मैं बात करूँ जो पीछे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आसानी से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को, सहज बोध ज्ञान को क्या करना है? विस्मृत में होना, खत्म कर देना। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ, उदाहरण के लिए किसी स्वेटर को ऊन से बुना गया हो, किसी स्वेटर को ऊन से बुना गया हो और उसे नए डिजाइन में बनाने के लिए पहले उसे उधेड़ना पड़ेगा।
आप सभी जानते हैं जब हम किसी चीज़ को बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए एक स्वेटर है, पुराना स्वेटर है, हम उसमें वो नया डिजाइन डालना चाहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उधेड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन से पूर्व हमें समाज के प्रति जो विकसित पूर्व धारणाएं हैं, जो हमने समाज को समझा है, जो समाज को जाना है, 18 वर्ष तक जो हमने उसे समझा है, उसे जाना है, उसको क्या करना पड़ेगा, विलोपित करना पड़ेगा, अर्थात उसे समाप्त करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हम आगे इस समाजशास्त्र विषय को जान सकते हैं। आइए नीचे वाले पैरे में चलते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण में क्या करनी है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, मुख्य रूप से पूर्व धारणाओं को विलोपित करना है। यानी अभी जो मैं पीछे बात कर रहा था, जो पीछे आपने जितनी भी बातें सीख रखी थी पढ़ने से पहले समाजशास्त्र को, वो जो भी विचार थे, जो भी ज्ञान था, वो हमें क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। फिर कहते हैं समाज के बारे में पहले से प्राप्त हमारा ज्ञान सामाजिक समूह तथा हमें प्राप्त सामाजिक वातावरण पर आधारित है, जो किसी खास वैचारिक प्रवृत्तियों से प्राप्त हो सकता है। हमारे विचार, हमारी सैद्धांतिक प्राप्तियां सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे आग्रह सामाजिकृत होने की प्रक्रिया में हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं ये जितना जो ज्ञान है ना, ये जो हमने पीछे सीखा था, वो इस सारी प्रक्रिया के माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सामाजिक संदर्भों में, अगर हम अगली लाइन में बात करें, सामाजिक संदर्भों में से व्यक्ति आस्था तथा अपेक्षाओं को प्राप्त करता है। समाज में रहता हुआ व्यक्ति एक दूसरे की आस्था यानी एक दूसरे के प्रति लगाव भी हो जाता है। यह जरूरी है, यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की आस्था तथा अपेक्षाएं गलत तथा निरर्थक हो सकता है कोई बच्चा बहुत सारी चीज़ों को मानता है, हो सकता है उसे वो सही भी हो सकती हैं और किंतु वो कभी कभी गलत भी हो सकती हैं, किंतु यह प्राय अधूरा तथा पूर्वाग्रह युक्त होता है। यानी अधूरा भी रह सकता है, पहले का प्राप्त की हुई बातें भी हो सकती हैं। अनुभवजन्य तथा सहज बोध से प्राप्त ज्ञान की सीमा होती है और यह सामाजिक वास्तविकताओं के एक अंग के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो सामाजिक समूह के हितों एवं विचारों की ओर अधिक झुकाव होता है। इस प्रकार से कहते हैं सहज बोध ज्ञान की एक सीमा होती है। ये वास्तविक सामाजिक वास्तविकता का एक अंग होता है। समाज के अनुभवों के माध्यम से, समाज के अंदर रहने से अनुभव प्राप्त होते हैं और उसके माध्यम से वास्तविकता का ज्ञान भी प्राप्त कराता है। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। समाजशास्त्र किसी समस्या का हल उस वैचारिक मतभेदों के अनुरूप नहीं करता है। बच्चों आप भी देखते हो, जो समाजशास्त्र है वो किसी भी समस्या का समाधान बिना सोचे समझे नहीं करता है। पहले वो क्या करता है, उसकी वास्तविकता को बिना पक्षपात के समझा जा सकता है। समाजशास्त्री का मानना है कि ऐसा कोई आदर्श संभव नहीं है जिसमें किसी एक स्थान पर खड़े होकर आंशिक और पक्षपाती दृष्टि से विश्व को देखा जा सके। समाजशास्त्र कभी भी किसी भी बात को बिना पक्षपात के बात नहीं करता है। वो क्या करता है, पहले उसकी वास्तविकता को जानता है, उसके पश्चात ही वो अपनी बात को आगे रखता है। समाजशास्त्र हमारे आह्वान करता है कि इस विश्व को केवल अपनी नज़रों से देखने के बदले अन्य लोगों के विचार, समाजशास्त्र क्या कहता है, केवल अपनी नज़रों से ही नहीं अपितु औरों के नज़रों से भी, औरों के विचारों से भी, औरों के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं दृष्टिकोण समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या कहता है इसमें कि समाजशास्त्र के संदर्भ में निष्पक्ष सार्वभौम सत्य है। बच्चों समाजशास्त्र क्या कहता है, जो समाज है उसका जो संदर्भ है वो क्या है, निष्पक्ष है, सार्वभौम है और सत्य की ओर हमें तभी आगे बढ़ सकते हैं जब यह समझ लें कि सत्य एक नहीं है। आप सभी जानते हैं बच्चों, सत्य एक नहीं होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लोग कई रूप में कहते हैं। फिर समाजशास्त्र क्या कहता है, प्रत्येक सत्य पूर्ण नहीं है। समाजशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या है सत्य की बहुलताओं का होना। अभी मैं बता रहा था, समाजशास्त्र तब तक सारी बातों को नहीं मानता है जब तक उसे पूरी तरह से जान नहीं लेता है, और ये इसकी सबसे बड़ी समस्या भी है। सत्य की बहुलताओं के कारण, यानी बहुत सारी विचार होने के कारण इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और इसलिए विभिन्न वैचारिक तथा दृष्टिकोण को आत्मसात करना होगा।
बच्चों, समाजशास्त्र की जो समस्या बताई है कि ये सत्य को बोलता होना है और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो इसलिए इसकी जो वैचारिकता है और जो इसका दृष्टिकोण है उसे क्या करना है, आत्मसात करना है, यानी उसे ठीक करना है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र की प्रकृति की तुलनात्मक है। जो समाजशास्त्र है वो प्रकृत्यात्मक तुलनात्मक है। समाजशास्त्र हमें अपने पूर्वाग्रह से पृथक तो नहीं करता, यानी जो पीछे का ज्ञान है उसे वैसे वो समाप्त तो नहीं करता है, परंतु क्या करता है, यह कहता है कि पूर्वाग्रह को पहचानने में अवश्य हमारी सहायता भी करता है। जो पीछे का जो ज्ञान है, जो पीछे की जो बातें हैं, जो पीछे की चीज़ें हमने जानी है, उन्हें समझाने का भी काम हमारा और अच्छी तरीके से सहायता प्रदान करता है। समाजशास्त्र यह भी दिखाता है, कौन, समाजशास्त्र क्या करता है, ये भी दिखाने का प्रयास करता है कि समाज आपको किस रूप में देखता है। वस्तुतः यह बात बता सकता है कि स्वयं को बाहर से किस रूप में देखा जा सकता है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को कि आप स्वयं को बाहर से किस रूप में देख सकते हैं। समाजशास्त्र अपनी समीक्षा का अवसर देता है। स्वनिरीक्षण के दौरान आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाने से आत्ममुग्ध से बचाने का मौका भी मिलता है। समाजशास्त्र हमें अपने आप को जानने का, अपनी पहचान कराने का काम भी करता है। फिर कहते हैं, स्वयं को बाहर से देखने पर स्ववाचक तथा आत्मवाचक के रूप में हमारी चेतना विकसित होती है। स्ववाचक अपने आप जो विचार दिया हमने, अपना विचार और आत्मा का विचार, दोनों विचारों को जानने का और चिंतन मनन करने का काम करता है। साथ ही भारतीय समाज की संरचना को समझे हम एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है। जिस प्रकार हम व्यवहारिक जीवन में बारे में पता लगा सकते हैं, उसी प्रकार मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र और सामाजिक मानचित्र, कौन कौन से हैं मानचित्र हैं, सामाजिक मानचित्र और भौगोलिक मानचित्र। सामाजिक मानचित्र का अंडरलाइन कर देते हैं और भौगोलिक मानचित्र इन प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश की जाती है। कहते हैं मानचित्र की तरह ही हम अपने उन प्रवृत्तियों को समझने की छूट देता है और जिससे हम अपना जान पाते हैं दूसरों के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या है, दूसरों के सामने हमारी स्थिति क्या है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में को भारत के नक्शे पर देखें तो आपको पता चलेगा कि यह भारत के मध्य में स्थित है, उत्तर मध्य में स्थित है। आपको यह भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई में, और राजस्थान पहले नंबर पे है। जो सबसे बड़ा क्षेत्र जो अगर क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। और इसके बाद प्रकृति विशेषताओं को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश देश की दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है। देश की दो बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी, गंगा और यमुना। कौन कौन सी, गंगा और यमुना। ये अपना कार्य करती हैं, नदी बेसिन का निर्माण करती हैं, बहुत सारी नदियों का निर्माण भी करती हैं। साथ ही प्रकृति संसाधनों की स्थिति तथा इसकी प्रकार की अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार सामाजिक मानचित्र के समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। 17 तथा 18 वर्ष की आयु में आप सामाजिक समूह के सदस्य हैं, जिसे आप युवा पीढ़ी कहते हैं, यानी युवावस्था भी कहते हैं। 17-18 साल का बच्चा ही युवावस्था में आता है। और भारत की वर्तमान संख्या 40% जो भाग है युवा पीढ़ी का ही, युवावस्था वाले बच्चों का ही है, युवावस्था ही वाले लोग हैं। माता पिता की आय के आधार पर आप किसी विशेष आर्थिक वर्ग से संबंधित होंगे। यह वर्ग है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। आप किसी विशेष धार्मिक, जाति, जनजाति जैसे सामाजिक समुदायों से संबंधित हो सकते हैं। आप किसी धर्म से भी हो सकते हैं, जाति से हो सकते हैं, जनजाति से भी हो सकते हैं। इसके बाद आपकी भाषा भी पृथक हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, यानी अलग अलग हो सकती है। ऐसी प्रत्येक जानकारी सामाजिक मानचित्र में देखने को मिलती है। इससे पहले भौगोलिक मानचित्र में देखने को मिली, अब ये सामाजिक मानचित्र में देखने को मिल रही है। जो सामाजिक संबंधों की संरचना में अपना निर्धारण करते हैं। वस्तुतः समाज में रह रहे विभिन्न समुदायों, उनके आपसी संबंधों एवं जीवन में उसके महत्व को दर्शाने वाला क्षेत्र कहलाता है। एक क्वेश्चन आता है, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? कहते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र समाज में रह रहे विभिन्न
इसे अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों पूरा। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। समाज में रह रहे विभिन्न समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं जीवन में उसके महत्व को दर्शाने वाला अध्ययन क्षेत्र ही समाजशास्त्र क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, समाजशास्त्र केवल सामाजिक समूह के स्थान का निर्धारण नहीं करता, बल्कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह के स्थान का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ सिखाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सी राइट, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं प्रसिद्ध, वो कहते हैं, सी राइट मिल्स, समाजशास्त्र व्यक्ति की कठिनाइयों, सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ी एवं संबंधों को उजागर करने में सहायक है। अगर इनकी हम ये परिभाषा देखें और जो अपनी दे रहे हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र व्यक्ति की कठिनाइयाँ सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ी को संबंधों को जोड़ने उजागर करने में सहायक है। इस प्रकार से व्यक्तिगत कठिनाइयों से मिल्स का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की समस्यागत समस्याओं निजी सरोकारों से भी है। व्यक्ति की सारी समस्याएं स्वयं की होती हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, चिंताएं और परेशानियों का संबंध निजी होता है, स्वयं का होता है। आपके परिवार के सदस्य जो व्यवहार आपसे करते होंगे उसमें आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, अथवा कैरियर की चिंता आपको हो सकती है। यह आपका व्यक्तिगत मामला है। सारी बातें अगर हम बात करें जो सी राइट मिल्स कहते हैं, ये व्यक्ति की खुद की समस्याएं, खुद की कठिनाइयाँ, खुद व्यक्ति इन चीज़ों से निकलने का प्रयास करेगा। सामाजिक पहचानों के अन्य स्रोत तनाव हो सकता है, गर्व हो सकता है, आत्मविश्वास हो सकता है, अन्य उलझनों के विविध पक्ष भी हो सकते हैं। इस प्रकार इन सभी लक्षणों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा जा सकता है, जुड़ा होता है, तथा इसका विस्तार व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित हो सकता है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। ये आप चित्र देख रहे होंगे बच्चों, में एक चित्र दिखाया गया है, पूरा एक स्थिति दिखाई गई है। अब बात करते हैं बुजुर्गों एवं युवा पीढ़ी के बीच परस्पर तनाव एक महत्वपूर्ण कारण पीढ़ियों का अंतर है। आप देखते हो बुजुर्ग तथा युवाओं, बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ी के बीच परस्पर तनाव, आजकल आपस में देखते होंगे आप कि बहुत तनाव एक दूसरे के प्रति रहता है, किनके, युवाओं के और बुजुर्गों के, यानी बूढ़े व्यक्तियों के और जवान व्यक्तियों के बीच। ये क्या है मेन कारण? इसका पीढ़ी अंतराल है। इसे पीढ़ी अंतराल कहते हैं। ये एक ऐसी सामाजिक परिघटना है, यह एक सामाजिक परिघटना है यह विभिन्न समाजों के काल अवधि को देखने को मिलता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ये जो समस्या है ये और ज़्यादा देखने को मिल रही है। पीढ़ी अंतराल वैसे क्या होता है, आप भी देखते हो, पहले एक बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर उसके बाद वो भी पिता बनता है, उसके बाद फिर उसका बेटा आता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया चलती रहती है। अब आते हैं बड़ी एक बहुत कठिन और जो समस्या है आपको आजकल समाज में देखने को मिलती है, वो होती है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। बेरोजगारी वो जिसमें कोई रोजगार ना हो, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए कोई काम ना हो, इस समय आज समस्या देखने को मिलती है, जो परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना को प्रभावित करती है। जैसे जैसे व्यवसाय बदल रहे हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें इसको भी प्रभावित करने को देखने को मिलता है। परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना का प्रभाव बृहद सामाजिक दायरे में से जुड़ा है, यानी बहुत बड़ा दायरा है इसका। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात देखें, कंप्यूटर तथा संचार में विकास बाद श्रम की मांग में कमी दर्ज की गई है। बच्चों, किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। ये कंप्यूटर एक ऐसा पार्ट आ गया है जो कई व्यक्तियों का काम अकेला कर देता है। के बाद आगे बात करें, अगला बहुत ही व्यापक और बड़ा विस्तार शब्द आ रहा है, जिसका नाम है सांप्रदायिकता। ये एक ऐसा बात है और एक जातिवाद समाज में व्यापक रूप से विद्यमान है। ये दोनों सांप्रदायिकता और जातिवाद समाज में व्यापक रूप से विद्यमान है। इसके तहत एकल व्यक्ति की अपनी भूमिका हो सकती है। लोग अपने अपने तरीके से इस बात को मानते हैं। सांप्रदायिकता में एक समुदाय स्वयं को दूसरे समुदाय से उच्च मानता है। क्या मानते हैं? एक दूसरे से ऊंचा नीचा बड़ा छोटे की बात करते हैं। सामाजिक स्थिति में अगर हम बात करें, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को स्वयं से ऊंचा मानता है। यह एक कर्ता की हैसियत से या यहाँ शामिल होता है, जो करता है उसकी हैसियत से यहाँ शामिल हो सकता है, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति पीड़ित के रूप में सामाजिक संरचना का हिस्सा होता है। इसी प्रकार पुरुष और स्त्री में भी पाई जाने वाली लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना में मौजूद है। लैंगिक असमानता क्या होती है, इस पर अंडरलाइन कर देते हैं।
लैंगिक असमानता, स्त्री और पुरुष में यानी लड़की और लड़के में भेदभाव, ये देखने को आजकल मिलता है, सामाजिक अंतराल को जन्म देती हैं। समाज के अंदर ये एक दूसरे को दूर करने का काम करती है। इसी प्रकार सामाजिक मानचित्र में स्वरूप बाल्यावस्था से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ हमारे भीतर चित्रित हो जाता है। यह सभी तौर तरीके हम आसपास के वातावरण को समझने की शक्ति देता है। इस प्रकार से हम सारी बातें सामाजिक मानचित्र के माध्यम से सीख जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, पॉइंट नंबर 1, इसका परिचय। भारतीय समाज पाठ्य पुस्तक आपका परिचय भारतीय समाज की प्रवृत्तियों से कराता है, किंतु यह सहजबोध की भारतीय समाज पाठ्य पुस्तक परिचय प्रवृत्तियों से कराता है, किंतु यह सहजबोध की दृष्टि से नहीं बल्कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कराता है। ये जो हमने ज्ञान प्राप्त करा उससे नहीं, ये सामाजिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कराता है। यह उन व्यापक सामाजिक प्रक्रिया की ओर संकेत किया जाएगा जो भारतीय समाज की ओर आकार देती हैं। अगर हम बात करें ब्रिटेन उपनिवेशवाद सरकार के दौरान से ही, जब देश हमारा गुलाम था, उस समय से अगर हम बात करें तो विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया था। उस समय ही हमारे बहुत सारे ऐसी विचार दिमाग में आए थे जिससे परिवर्तन हुआ था। इस दौरान भारत ने आज़ादी प्राप्त की, देश आज़ाद हुआ 1947 में, तथा आधुनिकीकरण की सशक्त प्रवृत्तियों की ओर कदम बढ़ा। देश और मजबूती की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ। देश के अंदर राजनीतिकरण हुआ, साथ में पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन ने भारत की नई प्रवृत्तियों से भी परिचित कराया। परिवर्तन के विरोध में जाना संभव नहीं था। समाज को पुराने ढांचे पर ले जाना संभव नहीं था, जैसी पहली स्थिति उस पर ले जाना भी संभव नहीं था। समाज कभी भी पुराने विचारों को नहीं जाता। जब उसे नवीन पद्धतियों का ग्रहण कर लिया हो तो वह पुरानी बातों को नहीं मानता। ब्रिटेन शासन के विरुद्ध लंबे समय के बाद भारत को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि प्राप्त हुई। जो बहुत जब समय लगा, उसके साथ लंबे समय संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमें सारी चीज़ों से मुक्ति मिली। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया हुई और उसके बाद एक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और राष्ट्रवाद वह एक समूह है जिसमें एक दूसरे को जोड़ने का काम किया जाता है। अगले पेज पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा कि पूरी बात अगर इसमें कही जा रही है, भारत में राष्ट्रवाद को ब्रिटेन शासन के दौरान उभार लिया गया था या उभार मिला था। भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटेन शासन के दौरान ही उभार मिला था। यूरोप में राष्ट्रवाद का आगमन हुआ, धीरे धीरे उसके बाद भारत में भी इसका आगमन हुआ। उपनिवेशवादी प्रवृत्ति में समुदायों के साझे अनुभव को एकता प्रदान की गई। एकीकरण से राष्ट्रवाद का विस्तार ले सकते हैं। पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित मध्यम वर्ग जो उपनिवेशवाद की पद्धति के कारण सर्जित हुआ था, मध्यम वर्गीय लोग थे जिन्होंने अपने माध्यम से उपनिवेशवाद को साथ लेकर और अपनी शिक्षा को महत्व दिया और वो आगे बढ़े। उपनिवेशवादियों ने एक मान्यताओं को चुनौती दी। इतिहास की विडंबना है कि उपनिवेशवाद की पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण कर भारत की परंपराओं की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया गया, उसके ओर ध्यान दिया गया, उससे प्रोत्साहित किया गया, आगे बढ़ावा दिया गया पाश्चात्य शिक्षा को। परंपराओं की ओर बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की संस्कृति एवं सामाजिक गतिविधियों की ओर प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया, जिसने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नवीन सामुदायिक चेतना को दृढ़ता प्रदान की। उपनिवेशवाद ने नवीन वर्ग और समुदायों को सृजित किया जिनकी भारत के विकास में ऐतिहासिक भूमिका रही। भारत के विकास में इन सारे लोगों की, इन समुदायों की बहुत बड़ी, नवीन वर्ग जैसी है, उसने अपने देश को मजबूत करने में बहुत बड़ा काम किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक था। शहरी जो वर्ग था, जो शहर में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो राष्ट्रवाद का जो ध्वज था उसको व्याप्त करने में बहुत बड़ा काम किया था। यही वर्ग आज़ादी के लिए संघर्ष में भी अग्रिम मोर्चे पर रहा, आगे की तरफ रहा। धार्मिक तथा जातिगत समुदाय के सृजन पर श्रेय उपनिवेशवाद ताकतों को ही है। भाई आप सभी जानते हैं, जब नए नए कार्य कोई होता है तो उसकी ताकत ही कुछ न कुछ नए परिवर्तन लाने का काम करते हैं। उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को केंद्रीय प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। समकालीन भारतीय समाज में आने वाले युवाओं को चेतना इतिहास में जटिलताओं पर आधारित होगी, इससे आगे के अध्याय में हम समझा जाएगा। अब ये जो चैप्टर था इसमें भारतीय समाज का एक परिचय था, पूरा इसमें बताया गया है। अगला चैप्टर के माध्यम से जो भी इसमें बातें कही जाएंगी वो सारी समझाएंगी। इस पाठ्य पुस्तक में सारे चैप्टर के बारे में बताया गया। पहले चैप्टर में क्या है,
दूसरे चैप्टर में क्या है। पहले चैप्टर में आपको बता दिया भारतीय समाज के परिचय से कराया गया है। दूसरे चैप्टर में जनसंख्या संरचना की बात की गई है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 में आधारभूत खंडों को किया गया, जाति, जनजाति, परिवार, संस्थाओं आदि के बारे में बात की गई है। इस प्रकार से सारी बातें इसमें की जा रही हैं। लास्ट आगे चलते हैं। पेज चैप्टर नंबर अगला है 4। इसमें बाजार की शक्ति का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद विषमताओं, बहिष्कारों के बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 5 में। 6 में क्या की गई है, भारतीय समाज की विविधताओं को चुनौती दी गई है, यानी विविधता में एकता वाली जो बात है उसके ऊपर बात रखी गई है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं अध्याय का सारांश, इस अध्याय में भारतीय समाज जो पुस्तक है, भारतीय समाज के अंदर जो स्थिति है, अगर हम बात करें सारी चीज़ों पे जो डिस्कस किया गया है वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। पुस्तक की प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया है, साथ साथ ही समाज की वैचारिकता और सामुदायिकता विवेचना शक्ति को समझाया गया है। इस प्रकार से इस चैप्टर में सारी बातें जो समाज के बारे में रहना क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी बातें समझाई गई हैं। और बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं। जो प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगा वो मैंने इस चैप्टर के माध्यम से तैयार किए हैं। आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में उन्हें लिख लेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर के बारे में अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। नमस्कार।